ये देखकर उसे घिन आने लगती है और वो उल्टी करने ही वाली होती है कि तभी चावू की आवाज आती है। तुम कहाँ थी? वो पूछता है। जब मैं जागा तो मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद था। दरवाजा नहीं खुला तो मैंने उसे तोड़ दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। ये सुनते ही यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि चावू को वो याद है और अब उसकी जान और भी बड़े खतरे में है। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो फैसला करती है कि वो चावू की याददाश्त खोने का फायदा उठाएगी। अब यान अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। पत्नी वाली कहानी से पलटकर वो उसे बताती है कि वो उसकी डॉक्टर है जो उसका ख्याल रख रही है। आखिरकार वो पेड़ों की डॉक्टर तो है ही। वो चावू को समझाने की कोशिश करती है। देखो, तुम बहुत लंबे समय तक बेहोश थे, इसलिए तुम्हारा दिमाग अभी स्थिर नहीं है। तुम जो कुछ भी देख या सुन रहे हो वो सब बस एक सपना है, एक भ्रम है। वो अपनी झूठी कहानी को पूरा करते हुए यकीन दिलाती है, चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ घर चलो और आराम करो। जब तुम अगली बार जागोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चावू उसकी बातों में आ गया है, क्योंकि वो कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। अगर ये सच होता तो मैं शायद यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। चावू अचानक कहता है, लेकिन मैं बेहोश था तो पूरे समय अपनी पत्नी के साथ होने के सपने देख रहा था, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आती है और वो कहता है, मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ याद है। मेरी एक पत्नी है और वो पत्नी मुझसे ऐसे भागने की कोशिश कर रही है जैसे उसे मरने की कोई जल्दी हो। ये शब्द सुनते ही यान को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे अदृश्य बेलों से जकड़ लिया हो। वो भागना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, कुछ भी कहना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो अपनी ही बिछाई जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी चावू उसकी खामोशी को तोड़ते हुए पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? यान सोच में पड़ जाती है कि अपना असली नाम बताए या नहीं, लेकिन चावू की अधीरता देखकर वो घबरा जाती है। जब वो तीसरी बार पूछने की धमकी देता है तो यान झट से अपना नाम सोल ई यान बता देती है। अब चावू उसकी एक और झूठी कहानी को पकड़ लेता है और पूछता है, तो तुमने मुझसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम मुझसे तंग आ गई थी और मुझे छोड़ना चाहती थी? यान फिर एक नया बहाना बनाती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम अभी अभी जागे थे और मैं तुम्हें यह बताकर चौंकाना नहीं चाहती थी कि तुम्हारी एक पत्नी है। मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही थी। एक बार फिर ऐसा लगता है कि चावू उसकी बात मान गया है, लेकिन वो उसे डांटते हुए कहता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि कानून के हिसाब से हम शादीशुदा हैं, तो क्या तुम अब मुझे छोड़ने की कोशिश कर रही हो? यान की मासूम शक्ल देखकर चावू को यकीन हो जाता है कि वो सच में उसका पति है। उसे लगता है कि जब यान ने उसे छोड़ने की कोशिश की तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो यान से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर यान को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि उसे याद है कि इसी आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन वो शुक्र मनाती है कि चावू को कुछ भी याद नहीं है। फिलहाल उसे लगता है कि पल्ला उसी का भारी है। अब उसका पहला मिशन था चावू को घर ले जाकर उसके घावों पर मरहम लगाना। लेकिन चावू पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब हमारे नए नए शादी वाले घर से है? बेचारी यान के पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रही थी। खैर, जैसे तैसे यान चावू को एक ठेले पर बिठाकर घर तक घसीट कर लाती है और बुरी तरह थक जाती है। चावू उसे थका हुआ देखकर कहता है कि वो खुद चल सकता था। यान बहाना बनाती है कि वो उसे चलने नहीं दे सकती थी क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। लेकिन असली वजह तो ये थी कि अगर चावू को कुछ हो जाता तो उसका भाई सारा इल्जाम यान पर ही डालता। खैर, यान चावू को नहाकर कपड़े बदलने के लिए कहती है और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली जाती है। कुछ ही मिनटों में दोनों उसके बिस्तर पर बैठे थे और यान उसके घावों पर मरहम लगा रही थी। यान को पता था कि चावू को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। अचानक यान ऊपर देखती है और दोनों की आंखें मिलती हैं, जिससे वो तुरंत नजरें झुका लेती है। वो खुद से पूछती है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसे याद आता है कि ये एक कातिल है और उसे दर्द हो या ना हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका बस एक ही मकसद था, जल्दी से ये काम खत्म करना। जैसे ही उसका काम खत्म होता है, यान कहती है कि मैंने फर्स्ट एड कर दिया है, कल मेडिकल टीम आकर तुम्हें ठीक से देख लेगी। वो कहती है कि मैं अब नीचे जा रही हूँ। तो चावू पूछता है, क्यों? यान को उसका सवाल समझ नहीं आता जब तक कि चावू उसे याद नहीं दिलाता
हम पति पत्नी हैं तो हम अलग अलग क्यों सोएंगे? ये सुनते ही यान के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घबराहट में बहाना बनाती है कि तुम अभी भी एक मरीज हो, इसलिए हम साथ नहीं सो सकते। चावू मानता है कि हाँ मैं मरीज हूं, लेकिन अब कोमा में तो नहीं हूं ना, और ये कहकर वो यान के करीब आने लगता है। यान को अब समझ आता है कि उसने कितना बड़ा और खतरनाक झूठ बोल दिया है, लेकिन किस्मत से चावू एक पल के लिए पीछे हट जाता है और कहता है, ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं वैसा पति नहीं हूं जैसा तुम मुझे जानती थी। मैं बस एक सब्जी की तरह चुपचाप यहां पड़ा रहूंगा और सांस लूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वो यान से रात उसके साथ बिताने के लिए कहता है। अब बेचारी यान के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था और वो एक कातिल के बगल में जाकर लेट जाती है। बिस्तर पर लेटते ही चावू कहता है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। यान मन में प्रार्थना करती है कि ये बस सो जाए, लेकिन फिर भी पूछती है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या जानना है? तब वो पूछता है, मैं कोमा में कैसे चला गया? यान उसकी जिद से परेशान हो जाती है, लेकिन तुरंत एक झूठी कहानी बना देती है। वो आधा सच बताती है कि हम पहाड़ों में थे और वहां से बहुत बुरी तरह गिर गए थे। ये सुनकर चावू चिंतित हो जाता है और पूछता है, क्या तुम भी गिरी थीं? यान कहती है, हाँ, लेकिन मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। उसे लगा कि अब सवाल खत्म हो गए, लेकिन चावू एक और सवाल दाग देता है, हमारी शादी कब हुई थी? वो जवाब देती है, 2 साल पहले। ये भी आधा सच था। चावू को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से यान का हनीमून भी नहीं हो पाया। लेकिन चावू का अगला सवाल यान के लिए सबसे मुश्किल था। वो पूछता है, हमने डेटिंग कब शुरू की थी? अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब यान के पास नहीं था। वो जानती थी कि अगर उसने ज्यादा झूठ बोला तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो कह देती है, हम मिलते ही शादी कर लिए थे। चावू ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है, क्या हमारा 1 नाइट स्टैंड हुआ था? क्या हम पहली ही मुलाकात में इतने करीब आ गए थे कि हमें लगा हम एक दूसरे के लिए बने हैं? ये सवाल सुनकर तो यान शर्म से पानी पानी हो जाती है। चावू को ये मजेदार लगता है कि वो इतनी बोल्ड थी और वो ये सब भूल गया। यान गुस्से में चिल्लाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो चावू को लगता है कि जरूर उसी ने यान को पटाया होगा। यान को समझ नहीं आता कि ये बातचीत किस दिशा में जा रही है। उसे डर लगता है कि अब अगला कदम इंटीमेसी का होगा। इस सब से बचने के लिए वो चावू की कहानी को सही मान लेती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो कहती है कि बेडरूम में हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी। चावू हैरान रह जाता है। अब यान को उसे ये झूठ बोलना पड़ता है कि उनका इंटीमेट मोमेंट वैसा नहीं था जैसा वो सोच रहा था, क्योंकि वे दोनों बहुत अनाड़ी थे। चावू के लिए ये अपनी याददाश्त खोने से भी बड़ा सदमा था। वो पूछता है कि उससे गलती कहाँ हुई। यान अपनी पूरी जिंदगी का ज्ञान लगाकर एक ऐसा बहाना बनाती है जिसे सुनकर चावू के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, तुम लगभग नपुंसक हो और मुझे ये पसंद है। जैसा उसने सोचा था, ये झूठ चावू के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो सच में इतना सीधा साधा है जैसा यान कह रही है। अब जब चावू का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, तो यान उसे सोने के लिए कहती है। जैसे ही उसे लगता है कि चावू सो गया है, वो प्रार्थना करना शुरू करती है कि हे भगवान, ये शैतान बस गहरी नींद में सो जाए और कभी ना उठे। लेकिन भाई, उसकी किस्मत ही खराब थी। चावू सोया नहीं था और फिर से अपनी पहली रात के बारे में पूछने लगता है। ये तो यान के लिए सोने पे सुहागा था। वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे और भी बुरा महसूस कराती है। अगली सुबह जब कमरे में सूरज की किरणें आती हैं, तो यान की नींद खुलती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन सामने जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी कोई भी प्रार्थना काम नहीं आई थी। चावू जागा हुआ था और बड़े आराम से यान से पूछता है कि क्या तुम अच्छे से सोई? ये देखते ही यान बिस्तर से उछलकर जोर से चीख पड़ती है। उसे याद आता है कि चावू को तो हाइपरसोमनिया है, यानी जरूरत से ज्यादा सोने की बीमारी है, तो फिर ये जागा हुआ कैसे है? वो फौरन डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आकर चावू के कुछ टेस्ट करता है और कहता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हो सकता है मरीज कभी भी वापस सो जाए। लेकिन यान को बस एक ही बात समझ आती है कि चावू कल फिर से जाग सकता है। डॉक्टर को लगता है कि शायद किसी चीज ने चावू को जागने के लिए ट्रिगर किया है, और तब चावू कहता है, शायद अपनी पत्नी के साथ सोने से मैं जाग गया। और भाई लोग, यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट।
डॉक्टर इस बात को कैजुअली नोट करता है और फिर वो कहता है, जिसे सुनकर यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उन्हें एक साथ सोना जारी रखना चाहिए ताकि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर सके। लो भाई, यान ने जो गड्ढा खोदा था अब वो उसी में बुरी तरह फंस चुकी थी। कुछ घंटों बाद यान अपनी बॉस चू जा को पिछले 2 साल की पूरी कहानी सच सच बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद चू जा उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। वो पूछती है कि उसने पत्नी वाला झूठ ही क्यों बोला। यान कहती है कि चावू ने जागते ही उस पर हमला कर दिया था, इसलिए उसे कोई बहाना बनाना पड़ा। लेकिन चू जा उसे समझाती है कि जिस पल तुमने कहा कि तुम्हारा उसके साथ एक रोमांटिक रिश्ता है, तुम उसके साथ बुरी तरह से उलझ गई हो। तुमने एक विक्टिम और कातिल के रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। गुस्से में चूजा कहती है कि उसे इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यान को अब एक शादीशुदा औरत की तरह ही रहना होगा। चूजा के लिए यान अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। तभी दूर से चा वू की आवाज आती है जो यान को पुकार रहा था। जैसे ही चू जा पीछे मुड़ती है, वो उस शख्स को देखती है जिसके बारे में इतनी बात हो रही थी। उसकी नजरों को देखकर कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। यान अपनी बॉस से कहती है कि वो सावधान रहे, लेकिन तभी चू जा कहती है, लो मेरा दामाद आ गया, और खुद को इस झंझट में शामिल कर लेती है, जिसे देखकर यान हैरान रह जाती है। चा वू जब कमरे में देखता है तो उसे पता चलता है कि यान एक ट्री डॉक्टर है। उसे ये सुनकर हैरानी होती है और वो पूछता है कि एक्सीडेंट से पहले वो खुद क्या काम करता था। यान तुरंत एक और झूठ बोलती है कि वो हॉस्पिटल में फूल लगाता था। ये सुनकर चूजा समझ जाती है कि यान ने कैसे मीठी मीठी बातें करके चा वू को अपने जाल में फंसाया है। तभी चा वू चूजा को सासू मां कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर दोनों औरतें शॉक हो जाती हैं। यान उसे समझाती है कि ये उसकी सास नहीं बल्कि हॉस्पिटल की एक स्टाफ है जो उसे प्यार से दामाद बुलाती है। ये सुनकर चा वू चूजा से माफी मांगता है ताकि वो उस पर अच्छा इंप्रेशन बना सके। वो चूजा को विश्वास दिलाता है कि वो वैसा ही पति बनने की कोशिश करेगा जैसी यान उसे याद करती है। लेकिन फिर वो कहता है, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे वापस वैसा ही बना देंगे जैसा मैं था। ये सुनकर यान डर जाती है और उसे कहती है कि वो जल्दबाजी ना करे वरना उसे चोट लग सकती है। चा वू यान को कहता है कि वो उससे आराम से और कैजुअली बात करे। वो उसके करीब आकर कहता है कि उसके दिमाग में सिर्फ यान का चेहरा है और कुछ नहीं। अगर वो उसका चेहरा भी भूल गया तो वो एक बहुत बुरा पति कहलाएगा। ये सुनते ही यान का दिल तो मानो सीने से बाहर आने को हो जाता है। एक पल के लिए उसे वो पल अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग उसे याद दिलाता है कि वो इस खतरनाक आदमी के साथ फंसी हुई है। वो खुद को समझाती है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं, बस उस आदमी का खौफ है जो उसके दिल में बैठा है। वहीं चूजा ये सब देख रही थी और उसका माथा ठनक रहा था। उसे समझ आ रहा था कि इन दोनों के बीच जो चल रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। उसने मन में ठान लिया कि वो इस चावू की असलियत जानकर रहेगी। रात होती है। पूरा दिन चावू से पीछा छुड़ाते छुड़ाते यान की हालत पतली हो चुकी थी। वो थक कर अपने बिस्तर पर गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर यह आदमी हर सुबह ऐसे ही तंदुरुस्त होकर उठता रहा तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। ये सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बस किसी तरह ये रात काटना चाहती थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर चावू था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। वो गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज मुझे बताओ कि ये सब सपना नहीं है। मुझे कोई सबूत दो कि मैं सच में मौजूद हूं, कि मैं पागल नहीं हो रहा हूं। यान दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी सब सुन रही थी। उसे याद आया, पिछली बार जब वो बाहर निकला था तो उसने घर के सारे दरवाजे खिलौनों की तरह तोड़ दिए थे, लेकिन आज वो यान के कमरे का एक मामूली सा दरवाजा नहीं तोड़ पा रहा था। और इसकी वजह थी यान का बोला हुआ एक झूठ। उसने चावू से कहा था कि वो एक बहुत ही दयालु, शरीफ और नरम दिल इंसान था, और यही झूठ आज उसे रोक रहा था। यान को इस बात पर खुश होना चाहिए था कि उसका झूठ काम कर गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक तरह का तरस। उसने बहाना बनाया, मैं अभी नहा कर निकली हूं, अभी बात करने का सही समय नहीं है। चावू मान गया और बोला, ठीक है, मैं भी नहाने जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। उसके जाने से पहले कहे गए ये शब्द यान को अजीब लगे, जिसे वो कहीं बहुत दूर जा रहा हो, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। उस रात के बाद
चावू पूरे एक हफ्ते तक गहरी नींद में सोता रहा। यान के लिए यह हफ्ता किसी जन्नत से कम नहीं था। उसकी जिंदगी में वापस वही शांति लौट आई थी। वो चूजा के साथ बैठकर लंच प्लान कर रही थी, खुश थी कि सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में खतरा हमेशा कोने में छिपा रहता है। एक रात यान एक ऐसा भयानक सपना देखती है कि उसकी चीख निकल जाती है और वो हड़बड़ाकर उठ बैठती है। चूजा दौड़कर उसके कमरे में आती है, लेकिन यान उसे ये कहकर टाल देती है कि बस एक बुरा सपना था। अगले दिन यान का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे उस पेड़ की चिंता हो रही थी जिसे एक दुकानदार नुकसान पहुंचा रहा था। चूजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यान नहीं मानी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। शहर पहुंचकर वो सीधे उस दुकानदार से भिड़ जाती है। वो उस पर पेड़ को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। बहस बढ़ जाती है और दुकानदार उसे धमकाता है। सब जानते हैं कि तुमने ही स्कूल के प्रिंसिपल की पोल खोली थी। अगर ऐसी हरकतें करती रहीं तो तुम्हारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। यह सुनकर यान इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे पता है मेरा हॉस्पिटल बंद हो सकता है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। कोई तो इन पेड़ों के लिए लड़ेगा। शायद इसीलिए उन पेड़ों में यान को अपना बचपन नजर आता था। एक अकेली लाचार लड़की जो बस अपनी जड़ों के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। वो दिन बहुत भारी था। रात को जब यान घर लौटी तो घर की खामोशी उसे खाए जा रही थी। चावू के सोने के बाद का एक हफ्ता जो उसे शांतिपूर्ण लगा था, आज उसे चुभने वाला सन्नाटा लग रहा था। तभी उसे ऊपर के फ्लोर से एक आवाज आई। वो भागकर देखने गई। चावू अभी भी सो रहा था, लेकिन वो रो रहा था। सोते हुए उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। ये देखकर यान हैरान रह गई। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसके बुरे कर्मों का फल है, लेकिन तभी चावू नींद में बुदबुदाया, कोई मुझे छुपा लो। और बस उसी एक पल में यान का दिल पिघल गया। चूजा की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी कि चावू कितना हैंडसम है, लेकिन इस वक्त वो यान को किसी शिकारी से डरकर भागते हुए हिरण जैसा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास बैठी, उसके आंसू पोंछे और धीरे से बोली, मत रो, रोने से कुछ नहीं होता। वो उसे बताने लगी कि कैसे बचपन में जब वो रोती थी तो कोई नहीं सुनता था। वो उसे उस पेड़ के बारे में बताने लगी जिसकी मिट्टी आज नमकीन लग रही थी। तुम भी उस पेड़ की तरह लग रहे हो, उसने कहा। यान को पता था कि वो जो करने जा रही है वो एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी वो उस बिस्तर पर चावू के बगल में लेट गई। सोने से पहले उसने धीरे से कहा, आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं भी रोना चाहती थी। अगली सुबह जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, चावू जाग गया। चावू की आंख खुलती है। पहले तो उसे सब धुंधला लगता है, फिर उसे अपने बगल में सोती हुई यान दिखती है। वो बस उसे देखता रह जाता है। उसके दिमाग में बस यही था, ये एक डॉक्टर है, मेरी पत्नी है और इकलौता चेहरा है जो मुझे याद है। उसे पिछले कुछ दिनों के पल याद आते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि यान उससे दूर क्यों भागती है, उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी झिझक क्यों होती है और घर में उनकी शादी की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है। जब यान की आंख खुलती है तो वो चावू को देखकर पहले की तरह चीखती नहीं है। चावू भी समझ जाता है कि कुछ तो बदला है। वो उससे पूछता है कि वो कितने दिन से सो रहा था। यान बताती है कल 8वां दिन था। ये सुनकर चावू मुस्कुराता है और कहता है, तो अब मेरी सुबह तुम्हारे कंट्रोल में है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक मीटिंग के लिए जाते हैं और यही एंट्री होती है कहानी के एक और विलन की, जो यून। ये आदमी यान का पुराना बॉस था और उसे बुरी तरह स्टॉक करता था, यानी उसका पीछा करता था। उसे सालों बाद देखकर यान के होश उड़ जाते हैं। जो यून उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में जहर था। जब उसका क्रीपी चेला यान को छूने की कोशिश करता है तो यान डरकर सीधा चावू की बाहों में चली जाती है। चावू को गुस्सा आ जाता है। वो यान से पूछता है कि क्या यह आदमी उसका कोई दोस्त है जिसे वो भूल गया है। यान मना कर देती है। जो यून हैरानी से पूछता है, ये आदमी कौन है? और इससे पहले कि यान कुछ कह पाती, चावू खुद ही बोल पड़ता है, मैं यान का पति हूं। यह सुनकर जो यून का दिमाग खराब हो जाता है। वो चीखने लगता है, यह नामुमकिन है। यान शादी करने वालों में से नहीं है। वो तो सिर्फ पेड़ों से प्यार करती है। उसे मेरे सिवा और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी ये बातें सुनकर यान को उस पर घिन आती है। वो मजबूती से जवाब देती है,
मैं अब वो नहीं रही जिसे तुम जानते थे। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा अपना हॉस्पिटल है और मैं अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं। लेकिन जो यून यकीन करने को तैयार नहीं था। वो मैरिज सर्टिफिकेट की मांग करने लगता है। बात बढ़ती देख चा वो बीच में आता है और जो यून को धमकी देता है, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर यान घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि चा वू को समाज में लाना अभी बहुत जल्दी था। वो किसी तरह चा वू को वहां से खींचकर बाहर ले जाती है। घर वापस आकर यान फैसला करती है कि वो उस वाइड प्रोजेक्ट के कंपटीशन में हिस्सा लेगी ताकि वो जो यून और अपनी पुरानी कंपनी को सबक सिखा सके। रात में चा वू और यान अकेले होते हैं। माहौल थोड़ा अजीब होता है। चा वू यान से कहता है कि उसे सिर्फ अच्छी और खूबसूरत चीजें देखनी चाहिए। यान शर्मा जाती है और नहाने जाने का बहाना बनाकर निकलने लगती है। तभी चा वू पूछता है, क्या मैं तुम्हारी पीठ धो दूं? यान का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। वो चीख पड़ती है। चा वू मासूमियत से कहता है, इसमें क्या है, कपल्स तो ऐसा करते ही हैं। यान बहाना बनाती है कि वो बहुत पुराने ख्यालात की है, लेकिन चा वू अपनी बातों से उसे घेन लेता है। वो कहता है, तुम्हारे झूठ और मेरी याददाश्त खोने की वजह से मैं वो पति नहीं रहा जो मुझे होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरे पति होने का क्या मतलब? यान के पास कोई जवाब नहीं था। चा वू की बुद्धिमानी ऐसी सिचुएशन में ही क्यों जागती थी? हार कर यान उसे अपनी पीठ धोने की इजाजत दे देती है। बाथरूम में जब चा वू उसकी पीठ धोने वाला होता है तो उसकी नजर यान की पीठ पर एक बड़े निशान यानी स्कार पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये कैसे लगा? यान पहले तो टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर धीरे से बताती है, ये निशान मुझे मेरे परिवार ने दिया था। ये सुनते ही चा वू का खून खौल उठता है। वो आदमी जो खुद शायद एक खूनी था, किसी और के दिए जख्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में कहता है, किसी को मारने का कोई जायज कारण नहीं हो सकता। उसकी बातों में यान के लिए एक अजीब सी फिक्र थी। उसे लगने लगता है कि असली चा वू शायद यान के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो सोचता है कि क्या उसने यान को चोट पहुंचाई थी? उस रात यान के मन में फिर से डर बैठ जाता है। उसे याद आता है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ है जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। वो खुद को पागल कहने लगती है और खुद को मारने लगती है ताकि वो ये सच्चाई न भूले। चा वो उसे रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ? यान उसकी तरफ देखने से भी कतराती है। उसकी इस बेरुखी से चा वू को तकलीफ होती है। वो उससे बात करने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन यान मुंह फेर लेती है और फिर गुस्से और बेबसी के एक पल में वो यान को काट लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यान डर से कांपते हुए पूछती है, क्या तुम्हें सब याद आ गया?